को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो हम लोगों का एक टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का जो टॉपिक है उसमें हम लोग सवाल जवाब देखने की कोशिश करते हैं। देखिए काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ दिया है, अब कैसे यह जो पढ़ाई है कैसे सवालों के घेरे में आती है। जो हमारा पहला ही इशू है कि भारत से जो भारत की संरचना है वह भारत की संरचना हमारी उद्योगीकरण की तरफ नहीं बढ़ी। भारत को जिस भी तरह से विकसित किया गया बनाया गया, भारत में उद्योगों का विकास नहीं हुआ। तो हम इन दो सवालों के सहारे अपनी बात को शुरू करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल क्या है, जो आप पहला सवाल देखिए जो लेफ्ट साइड का सवाल है, वह सवाल व्हाट वाज नेट रिजल्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स फूड ग्रेन्स। जो रॉ मटेरियल फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट हुआ उसका नेट रिजल्ट क्या आया। पहला ही सवाल क्या है, जो हम पहला सवाल कर रहे हैं इसको आप लोग लिख लीजिए सवाल, तब हम लोग इसको बात करते हैं। जो किया है यह सवाल व्याख्या की मांग करते हैं। तो पहला सवाल क्या है कि व्हाट वाज द नेट रिजल्ट, व्हाट वाज द नेट रिजल्ट। जो पहला सवाल है क्या है, व्हाट वाज द नेट रिजल्ट ऑफ द व्हाट वाज द नेट रिजल्ट of policy of exporting raw materials and food grains। जो raw material है और food grain है इसको एक्सपोर्ट करने की जो पॉलिसी है उसका परिणाम क्या हुआ। पहला, इंडिया वॉज रिड्यूस फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री टू एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक औद्योगिक और उत्पादक देश के स्थान पर एक कृषि प्रधान देश बन गया। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, ड्रेन ऑफ वेल्थ। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ। दूसरा ऑप्शन क्या है, इंडियाज वेल्थ वॉज ड्रेन्ड एंड इट्स मासेस वेर क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ पॉवर्टी। तो दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है कि भारत के धन का बहिर्गमन हुआ और भारतीय जनता को गरीबी की चक्की में पीसा जाने लगा। तीसरा ऑप्शन क्या आपके पास, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड वॉज इनेबल टू फाइनेंस इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विद द ब्लड एंड टॉयल ऑफ इंडियन मॉसेस। इंग्लैंड को अपनी औद्योगिक क्रांति के लिए भारतीय लोगों के खून पसीने से अर्जित वित्तीय संसाधन प्राप्त हो गए। चौथा क्या है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज बैकवर्डनेस फॉर ऑल टाइम टू कम। इसके द्वारा भारत के स्थायी पिछड़ेपन की नींव पड़ गई। अगर हम देखें तो यह जो पहला जो हम ऑप्शन शुरू हो रहा है, जो पहला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, व्हाट वाज नेट रिजल्ट, व्हाट वाज नेट रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग इंडियाज रॉ मटेरियल। हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं, अपना आज का टारगेट क्या है। हमारा आज का टारगेट यह है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत की नीति थी, भारत की जो उद्योगीकरण की नीति थी, भारत के उद्योगीकरण की नीति, यह नीति किस तरह के परिणाम हमको देती है। जो भारत के उद्योगीकरण की नीति है यह किस तरह का परिणाम हमको देती है, यह एक पहली बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हमने चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। कम ऑन द सेकेंड पॉइंट, मर्चेंट्स मोनोपोली ऑफ फाइन फैब्रिक इन इंडिया। जो दूसरा पार्ट जो है, दूसरा सवाल जो क्या कहता है कि जो दूसरा सवाल है वह दूसरा सवाल ब्रिटिश आधिपत्य की बात करता है। किस तरह की आधिपत्य की बात करता है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज स्पेसिफिकली अंडरटेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग मैनचेस्टर्स मोनोपोली ऑफ फाइन फैब्रिक इन इंडियन मार्केट। जो एक मैनचेस्टर की मोनोपोली थी, नॉट मर्चेंट, मैनचेस्टर की जो मोनोपोली थी, मैनचेस्टर की मोनोपोली फाइन फैब्रिक के लिए जो की गई वह किस तरह से प्राप्त हुई थी। दूसरा सवाल क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर के उत्तम कोट के वस्त्रों के एकाधिकारवादी हितों की रक्षा की, उनमें से कौन सा विशेष उपाय किया। पहला क्या है,
पहला क्या है, 1860 में सभी वस्तुओं में 10% की समान दर से आयात शुल्क लगाना। पहला क्या किया है कि 1860 से सभी वस्तुओं पे 10% के दर से समान आयात शुल्क लगाया गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, व्हाट इज बी ऑप्शन, 1861-62 में, इन 1861 एंड 62 ट्विस्ट एंड यार्न पे 5% ड्यूटी को कम किया गया। जो अपने रेशमी और सूती धागे थे उस पर शुल्क को 61-62 में 5% कम किया गया। तीसरा क्या है, 1875 में एशिया में और श्रीलंका में, एशिया और श्रीलंका में न पैदा की गई कपास पर 5% का आयात शुल्क लगाना। जो कपास, दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो तीसरा ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन लेवी ऑफ 5% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ कॉटन नॉट प्रोड्यूस्ड। किस पे कम किया, जो प्रोड्यूस नहीं की जा रही हैं, नॉट प्रोड्यूस्ड, जो नॉट प्रोड्यूस्ड हैं, नॉट प्रोड्यूस्ड एशिया एंड श्रीलंका। सवाल समझने की कोशिश करिएगा। इस सवाल के सहारे हम आपकी पूरी औद्योगिक रणनीति समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने 1875 में, व्हाट इज ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी है वो क्या बोलता है कि 1875 में एशिया प्रायद्वीप या श्रीलंका में न पैदा की गई कपास पर 5% आयात शुल्क लगाना। गॉट दिस पॉइंट, reduction of the duty on twist and yarn to levy of 5% import duty on raw cotton not produced in continental Asia और श्रीलंका in 1875। लास्ट क्या है, फाइनल एबॉलिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज इन 1882। 1882 में अंततः आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। अब आप इन चारों ऑप्शन से समझने की कोशिश करिए मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं। You try to understand what I wanted to say by these 4 options. किसी को सवाल समझने में प्रॉब्लम है? If the question is clear, then I can proceed on the lecture. इसको लिख लीजिए आप लोग। Anyone has a problem to understand this question? किसी को सवाल समझने में कोई समस्या है? Clear, okay. अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं before coming to the answer. आप लोग सवाल लिख लीजिए। Just write down the question. So that I can proceed further the analysis part of these two things कि कैसे भारत का निरुद्योगीकरण हुआ, भारत में निरुद्योगीकरण किस तरह हुआ। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो भारत का जो इंपीरियल इंडस्ट्री वो किस तरह हुआ है। अब उद्योगीकरण, आई एम वाइपिंग इट आउट, लिख लिया ना इसको, नोट इट डाउन। अब देखिए भारत, अब उद्योगीकरण है क्या, उद्योगीकरण, कृषि, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर। अब कोई इकोनॉमी कब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है और कोई इकोनॉमी कब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है और कब एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है। इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो हम इस बात को व्याख्यायित कर पाएंगे किस तरह से कि हाउ द इंडिया वॉज डी इंडस्ट्रियलाइज, भारत किस तरह से निरुद्योगीकरण के रास्ते पर चला। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो उद्योगीकरण का अर्थ का मतलब क्या है। अब जब हम किसी अर्थव्यवस्था के उद्योगीकरण और कृषि को समझने की कोशिश करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उस अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर कितना है और इंडस्ट्री कितना है। We just try to see the share of industry and agriculture to decide that कि वह किस तरह की अर्थव्यवस्था है। जब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि उस अर्थव्यवस्था में कितना
अब आई आवाज? आवाज आई नहीं आई? अब आ गई? ओके ओके ओके, चलो हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में कितना भाग एग्रीकल्चर का है और कितना भाग इंडस्ट्री का है। अगर हम इन दो बातों को समझ लेंगे तो हम 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी को हम आराम से कर सकते हैं। तो हमारा जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, दोनों सवाल किस पे हैं? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुद्दों को समझने के लिए जो हमारे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने अंग्रेजी शासन के पूरे करैक्टर पे, ऑल द करैक्टर ऑफ अंग्रेजी प्रशासन, ध्यान दिया। और अगर हम उन राष्ट्रवादियों को देखें, रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानाडे, जो शुरुआती राष्ट्रवादी थे, द इनिशियल नेशनलिस्ट, रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त and Ranade. If we see these two initial nationalist leaders, तो ये क्या बोलते थे? इन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि ग्रामीण उद्योग और हस्तशिल्प चिंता का विषय है। और यही बाद में गांधी जी ने भी यही बात कही जब गांधी जी ने स्वदेशी और चरखा की बात की। तो व्हाट इज आउटकम बाय दिस? आउटकम फ्रॉम दिस इज दैट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू था यह आरंभिक समय से ही देखा जा रहा था। अगर हम उस बात को देखें कि जब हमारा रोम साम्राज्य से ताल्लुकात था, इफ यू सी आवर एंशिएंट इंडिया वेयर वी आर सेइंग दैट वी हैव ए लॉट ट्रेड विद द रोमन साम्राज्य बट वी हैव नो डेटा। We have no data of the ancient time when it is being said that we have a relationship with the Rome साम्राज्य। और रोम साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक जो हमारे कपड़ों की मांग की बात की जाती है, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ से आयात निर्यात के हिसाब से देखा जाना शुरू हो गया। और उस समय से भारत ने अपना जो शिल्प कर्म और अपना भारत ने अपनी इंडस्ट्री खोई, जो भारत ने अपनी इंडस्ट्री लूज की, उस इंडस्ट्री के लूज करने से यह सवाल खड़ा होता है कि भारत का क्या निरुद्योगीकरण हो रहा था? क्या भारत का निरुद्योगीकरण हो रहा था या नहीं हो रहा था? और भारत का जो एक मार्केट था, इंडिया वॉज लूजिंग इस मार्केट वर्ल्ड वाइड। अब जब वो इंडिया अपने मार्केट को लूज कर रहा है, इफ यू सी बोथ द क्वेश्चन, आई हैव क्रिएटेड द इशू ऑफ द टैक्सेस एंड ड्यूटी। इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव क्रिएटेड द इशू ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, कि टैक्सेस और ड्यूटीज के कारण भारत का निरुद्योगीकरण होने का संभावना दिख रहा था। और भारत जब अपना उद्योग खो रहा था, उस समय इंग्लैंड के शिल्प पदार्थों के बाजार के रूप में परिणत हो रहा था। अब वह केवल कृषि के ऊपर निर्भर न होकर इंग्लैंड के बाजार के ऊपर बदल गया। तो भारत हुआ क्या? भारत इंग्लैंड के बाजार के रूप में बदल गया। इंडिया वॉज ट्रेंड एज ए मार्केट टू इंग्लैंड। It is a basic concept I have explained you yesterday. It is nothing new which I am trying to explain here. अब अगर हम यूरोप के साथ यूरोप का कहते हैं जो ट्रेडिंग सिस्टम था, जो यूरोप का आर्टिजन था, उसके साथ इंडिया प्रतियोगिता नहीं कर पा रहा था। यूरोप का जो शुल्क उपयोग था उसके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पा, इसलिए जो यूरोप का अब हुआ क्या, यूरोप unable to compete with India, फिर क्या किया उन्होंने? टैक्सेस का सहारा लिया, टैक्सेस ड्यूटीज।
जब यूरोप इंडिया से संघर्ष नहीं कर पा रहा था तो उसने क्या किया, टैक्सेस और ड्यूटीज का सहारा लिया। और उसने क्या किया, कानून बना के भारत से उन सारे पदार्थों का आयात न करते हो, क्या किया, ऑल इंपोर्ट stopped. So one of the issue when you get the examination, you see how England stopped the growth of Indian market. Growth of Indian market. What's the answer? What's the answer? गॉट इट। अगर आपके ऑप्शन ए बी सी डी में, अगर आपके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये आता है कि यूरोप ने कैसे इंडिया के मार्केट को स्टॉप किया, तो कैसे किया, बाय टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अब इसको और हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब इंग्लैंड इंडिया के उत्पादों से संघर्ष नहीं कर पा रहा था, when England was not able to compete with India's market, India's product, what England has done? England has tried to stop the import from India. इंग्लैंड ने इंडिया से आयात को कम करना या बंद करना शुरू किया। अब वो आयात बंद करना कम कर कैसे हो सकता था? बाय इंपोर्ट एंड टैक्सेस। अगर आप उस पे ड्यूटीज हैवी लगा दोगे तो क्या होगा, उसका दाम बढ़ जाएगा। जब दाम बढ़ जाएगा तो वह प्रोडक्ट क्या होगा, कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा और वहां पे उसको बेच पाना मुश्किल होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या था कि भारत में जो सस्ती दर पर खरीदकर यूरोप में बिक्री करने का एक लोभ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो परंपरागत भारतीय कारीगरों पर दबाव डालना शुरू किया। दूसरी बात, एक बात ये होगी, दूसरी बात, भारतीय कारीगरों पर दबाव, भारतीय कारीगरों पर दबाव। तो पहला आपने क्या पॉइंट देखा, पहला पॉइंट आपने देखा कि उन्होंने ड्यूटीज लगाई। दूसरा, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा कमाना था, पैसा कमाने के लिए माल सस्ते पे चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, जो भारतीय कारीगर थे उन पर दबाव डालना शुरू किया कि कपड़ा सस्ता दो, कंपनी का संरक्षण स्वीकार करो, कंपनी के अलावा किसी को मत दो। 3 बात उन्होंने कही, सस्ता, संरक्षण, किसी और को मत दो। चीप, प्रोटेक्शन, डोंट गिव गुड्स टू एनीवन। हाउ द इंडस्ट्री हैज बीन डिस्ट्रॉयड, हाउ द इंडस्ट्री हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा हमको सस्ते में दो, कंपनी का प्रोटेक्शन एक्सेप्ट करो और किसी और को सामान मत दो, और अगर दिया तो अटैक होगा, फोर्स का इस्तेमाल होगा। अगर आपने किसी को सामान दिया तो इन जो कंपनी के गुंडे थे वह आपके साथ जबरदस्ती करते थे। इस तरह क्या हुआ, शोषण के फलस्वरूप जुलाहों की जो हालत है संकटग्रस्त हो गई और सूती कपड़ा उद्योग में देशी पूंजी सीमित हो गई। तो इसका 2 असर आया। इस शोषण के कारण जो वीवर्स थे उनकी हालत खराब हो गई और देशी पूंजी, वीवर्स प्रॉब्लम में आ गए और जो देशी पूंजी थी, जो डोमेस्टिक कैपिटल था, लिमिटेड हो गया। अब देखिए इस सवाल को अब समझिए। अब नाउ सी द क्वेश्चन ऑन दिस एस्पेक्ट। एक आपका एस्पेक्ट ये हो गया, फोर्स का इस्तेमाल हुआ। एक एस्पेक्ट ये हुआ जो आउटकम हुआ, और तीसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, ड्यूटीज का हुआ। अगर किसी सवाल में आता है, इफ एनी क्वेश्चन ऑल 3 एस्पेक्ट इज कमिंग, ऑप्शन ए ड्यूटीज, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी
वीवर्स प्रॉब्लम। ऑप्शन डी डोमेस्टिक कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ड्यूटीज आफ्टर टैक्स। ऑप्शन बी फोर्स का इस्तेमाल किया गया। ऑप्शन सी वीवर्स प्रॉब्लम में आ गए। ऑप्शन डी डोमेस्टिक कैपिटल लिमिटेड हो गई। अब सवाल क्या है? देशी हथकरघा उद्योग के समापन का परिणाम क्या हुआ? इन चारों में आंसर करिए। आंसर ए बी सी डी। देशी हथकरघा उद्योग के समापन का अंतिम परिणाम क्या हुआ? बोलिए। देशी हथकरघा उद्योग के अंतिम समापन का अधिकार क्या हुआ? आपके पास चार ऑप्शन है। देशी हथकरघा उद्योग, अंग्रेजों की नीति का देशी हथकरघा उद्योग पर क्या असर आया? ए ड्यूटीज हमारे कारीगरों पर, हमारे इंपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट पर बढ़ा दी गई। बी हमारे वीवर्स को सस्ता माल देने के लिए बाध्य किया गया। सी हमारे वीवर्स प्रॉब्लम में आए। डी डोमेस्टिक, ब्रिटिश पॉलिसी के कारण डोमेस्टिक कैपिटल लिमिटेड हो गई। इस सवाल को दो तरह से देखिए। जस्ट सी दिस क्वेश्चन टू वे। वन, इस सवाल को दो तरह से देखिए। एक औद्योगिकरण को लेके, एक हथकरघा उद्योग के विनाश को लेके। अगर हथकरघा उद्योग के विनाश को लेकर देखा जाए कि हथकरघा उद्योग पर अंग्रेजों की नीतियों का क्या असर आया, तो आंसर होगा वीवर्स हमारे समाप्त होने लगे। ब्रिटिश नीति का हमारे औद्योगिकरण से क्या संबंध हुआ? हमारी डोमेस्टिक कैपिटल नहीं बढ़ पा रही थी। जस्ट सी दिस क्वेश्चन, सेम फैक्ट, टू डिफरेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर डिफरेंटली। जिसको समझना है जरूर बोलना। सवाल एक ही तथ्य है। सवाल पूछने का दो ढंग है। सवाल क्या है? सवाल नंबर एक, अंग्रेजों की नीतियों का 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की नीतियों का हमारे हथकरघा उद्योग पर क्या असर पड़ा? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की नीतियों का हमारे दस्तकारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की नीतियों का हमारे उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर उद्योगों का सवाल आता है तो कैपिटल आएगा। क्लियर नहीं हुआ? क्लियर? देखिए सवाल, देखिए अपने को पढ़ने से ज्यादा यह समझना है कि हम कैसे टफ क्वेश्चन को हैंडल करें। हाउ वी कैन हैंडल टफ क्वेश्चन। सवाल का फैक्ट एक ही है, पूछने का रास्ता बदल चुका है। आप लोग फास्ट लिखिए, जो ना समझे वो लिखिए ना, जो समझे वो भी लिखे, जो ना समझे वो भी लिखे। किसी कंफ्यूजन है ये? अब जो एक थ्योरी है राष्ट्रवादी इतिहासकारों की, कि जो उन्होंने थ्योरी की, और थ्योरी उनकी ठीक भी है, कि जो हमारा निर्यात में कमी है इसका अर्थ क्या हुआ, हमारा निर्यात में कमी का अर्थ क्या हुआ, और आयात बढ़ने का अर्थ क्या हुआ। निर्यात की कमी का अर्थ क्या हुआ और आयात बढ़ने की कमी का अर्थ क्या हुआ, दोनों का अर्थ क्या हुआ। निर्यात बढ़ने, अब सवाल देखिए, निर्यात बढ़ने, निर्यात की कमी और आयात बढ़ने का अर्थ क्या हुआ। जो हमारा निर्यात कब हुआ 19वीं शताब्दी में, या 19वीं हटा भी सकते हैं, ब्रिटिश ने जो हमारा निर्यात कम हुआ और हमारा आयात, जो हमारा निर्यात की कमी हुई और आयात बढ़ा, इसका अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ। तो निर्यात की कमी का मतलब क्या हुआ,
reduction of demand of our products in foreign market. Got it? See, reduction of demand of our product in foreign markets. Second, elimination of our products from Indian market. इंडियन मार्केट से हमारे प्रोडक्ट का समापन हो जाना। दो चीजों को देखा जाना चाहिए, जो हमारा मांग था विदेशी बाजारों में वह कम होने लगा और आयात बढ़ने के तो हमारे देश के बाजारों से भी हमारे माल का समापन होने लगा। 3 ओनली 1 4 ओनली 2 only one and 2 and only 2। चलिए आंसर दिस ऐसे ही सवाल आते हैं। अगर आपको आईएएस का एग्जाम पास करना है आपको ऐसे ही सवाल का जवाब देना होगा। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको ऐसे ही सवाल का जवाब देना होगा। किसी को जवाब आ रहा नहीं आ रहा है? टेल मी। क्या आंसर है? कुछ नहीं दिख रहा है। इस शशिकांत एग्जाम जेएनयू में संस्कृत, इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? दिख नहीं रहा क्या? किसको दिखाई नहीं पड़ा? मुझे साफ दिख रहा है। शिवम अग्रवाल 1 and 2। यार देखो, इट इज द आंसर ए, इट इज बी, इट इज सी, इज डी। अब बताओ, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। बताओ, जल्दी बताओ। सी 1 and 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, 1 and 2। इसका मतलब क्या हुआ? भारत ने अपना उद्योग खो दिया और इंग्लैंड के पदार्थों के बाजार के रूप में यह चेंज हो गया। वह अब क्या हो गया कि भारत केवल कृषि के ऊपर निर्भर होकर इंग्लैंड के बाजार में। अगर हम इसको एनालाइज करें, इस आंसर को, ये जो आंसर है ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसका आउटकम क्या आया? भारत ने, इंडिया ने अपना मार्केट खो दिया और अंग्रेजों का बाजार बन गया। और अंग्रेजों का बाजार बन गया तो भारत ने अपना मार्केट खो दिया और वह अंग्रेजों का बाजार बन गया। और क्या हो गया? कृषि पर निर्भर हो गया। कृषि पर निर्भर होने का क्या क्या हुआ? उद्योगों की आमदनी चली गई, उद्योगों की आमदनी चली गई और भूमि पर दबाव बढ़ने लगा। भूमि पर दबाव बढ़ने लगा। देयर वॉज द प्रेशर ऑन द लैंड। अब भारत सस्ती दर पर खरीद कर, अब क्या होता था कि जो कंपनी ने अपनी नीति बनाई
और जो एक औद्योगिक क्रांति हो गई। अब जो हाथ से बने सूती कपड़े भारत में थे, उसकी तुलना में जो मशीन से कपड़े बनते थे उतने महीन नहीं होते थे, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परिमाण होते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे। तो औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई, उस औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या हुआ कि भारत से सूती और रेशमी कपड़ों का आयात नहीं रह गया, और भारत से क्या हुआ, कच्चे माल का आयात होने लगा। अब हम अगला सवाल करते हैं, क्या भारत में निरुद्योगीकरण हुआ? क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस एस्पेक्ट, लेट्स सी द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब जो 19वीं शताब्दी का आरंभ था, भारत में कई कल कारखाने खुलने लगे। क्या भारत में एकदम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया? अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें और 1881 से 1931 इसके बीच की पॉपुलेशन देखें, 1881 और 1931 के बीच की हम पॉपुलेशन देखें, और उन पॉपुलेशन को देखते हुए हम देखें कि कितने लोग एग्रीकल्चर में थे और कितने लोग कृषि में थे। तो जो उस समय एक सतही तौर पर देखी जाती है, तो जो पॉपुलेशन की संख्या थी उसमें ज्यादा संख्या कृषि पर थी। लेकिन उद्योग पर भी लोग थे। तो अगर हम पूरी तरह से देखने की कोशिश करें तो जो कृषि कर्म में जो संख्या थी वह 7.17 करोड़, 7.17 करोड़ से 10.02 करोड़ हो गई। ये क्या है? ये इंक्रीज है द पॉपुलेशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में जो 7.17 थी वह बढ़कर कितनी हो गई? 10.02, और उद्योग में कितनी हो गई? 2.11 to 1.29। ये बहुत अच्छा डेटा, इसको आप लोग लिख लीजिए कि यह जो दो फिगर है कि 1881 से 1931 के बीच कृषि पर हमारी जनसंख्या जो आश्रित जनसंख्या थी वह 7.17 करोड़ से बढ़कर 10.02 करोड़ हो गई, और जो उद्योग पर थी वह 2.11 से 1.29 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया कमजोर हो रही थी। और अगर हम इस मामले को देखें तो 1881 से निरुद्योगीकरण बढ़ा, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो रहा था। यह फिगर क्या बोलती है? यह एक घटाव की तरफ है, पूरी तरह से समाप्ति नहीं है। यह उद्योगीकरण घट रहा था, जीरो नहीं हुआ है, पूरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। इट इज ए रिडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक इशू कि जो 1881 और 1931 के बीच में भारत की जनसंख्या का आश्रित होना था, वह कृषि पे 7.17 से बढ़कर 10.02 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कृषि पर आधारित जनसंख्या बढ़ रही थी, और जो हमारा उद्योग था वो 2.11 से 1.29 हो गया। अगर आपके ऑप्शन में आता है पूरा निरुद्योगीकरण तो उसको आप नहीं लिखोगे, इसीलिए मैंने ये आपको समझाने की कोशिश किया। आंशिक निरुद्योगीकरण, समझ आया? यह फिगर क्या बोलता है? पूरी तरह से निरुद्योगीकरण नहीं हुआ है, यह आंशिक निरुद्योगीकरण हो रहा था। तो आप इसको और अच्छे से कह सकते हो, उद्योगों का विकास नहीं हो रहा था। अगर हम इसको और अच्छा लिखना चाहें मेंस में, कि जिस समय इंग्लैंड में क्रांति हो रही थी, इंग्लैंड में शहरों का विकास हो रहा था, इंग्लैंड में उद्योगों का विकास हो रहा था, उस समय भारत की जनसंख्या कृषि पर ज्यादा आश्रित हो रही थी, और भारत में उद्योगों पर आश्रित जनसंख्या की कमी हो रही थी। अगर हम इस बात को समझने के बाद यह देखने की कोशिश करें कि जिस समय अनेक देशों के अनेक लोग थे विश्व बाजार में कृषि पदार्थ बेचे अथवा वो नई तरह से खरीदें,
उचित दाम पाएं। इस समय भारत की जनता को उचित दाम के बारे में भी कोई भी खास सुविधा प्राप्त नहीं हो रही थी। किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ बताओ? अब हम इसी को जरा सप्लीमेंट करते हैं कि अगर पूरी तरह से नहीं हो तो क्या क्या हो रहा था। अब हम आपके प्रीलिम्स के दूसरे सवाल के चले हैं जो क्या आता है आपके पीसीएस के सवाल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द आईएएस, कि जो 1941-42 से अगर हम देखें 1931 के बाद भी, तो 1941-42 से जो कारखाना का उद्योग था उसमें जो आय हो रही थी उसने छोटे उद्योगों को पीछे छोड़ दिया, और इससे पहले हमेशा ही छोटे उद्योगों का हिस्सा बड़ा होता था। तो छोटे उद्योगों का हिस्सा जो था, अगर आप इसको देखें तो 1941-42 में 1941-42 इसमें क्या हुआ? इसमें जो कारखाना उद्योग था, जो फैक्ट्री सिस्टम था, जो फैक्ट्री कारखाना उद्योग, जो एक कारखाना उद्योग था, कारखाना उद्योग से जो आय हो रही थी वह छोटे उद्योगों को पीछे छोड़ रही थी। तो जो कारखाना उद्योग था वह छोटे उद्योगों को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को तो पीछे छोड़ रही थी। यह छोटे उद्योगों को पीछे छोड़ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे छोटे उद्योग थे इसमें ऐसे उद्योग शामिल थे जिनमें छोटे आकारों की मशीन होती थी। इस क्या था? इसमें छोटे आकार की, स्मॉल, छोटे आकार की मशीन होती थी, छोटे आकार की मशीन शामिल होती थी। इसमें छोटे उद्योगों में छोटे आकार की मशीन शामिल होती थी, और सारा का सारा पुराने ढंग का घरेलू उद्योग था। ये पुराना घरेलू उद्योग नहीं था। और यह समझ आता है कि, लेकिन यह क्या बोलता है? नव उद्योगीकरण सीमित था। तो आपका निष्कर्ष क्या हो गया? नव उद्योगीकरण सीमित था। इट इज योर कंक्लूजन। The new way of the industrialization was very very limited here right. अब देखिए, अब हम थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कि 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया। ये पारसी, आप इसको एनसीईआरटी में आप पढ़ लीजिएगा कि जो पहला कारखाना था 1854 में पारसी कावसजी नानजी दाभार ने आरंभ किया, और तभी से उद्योगों का इतिहास शुरू हुआ। 1854 से उद्योगों का इतिहास शुरू हुआ, जब पहला कारखाना इस्टेब्लिश हुआ। तो 1854 से पहला कारखाना निर्मित हुआ, और 1854 से 1880 के जो फर्स्ट चरण था उसमें 30 कारखानों का निर्माण हुआ। 1854 से 1880, इसको हम फर्स्ट फेज भी कह सकते हैं। इसमें 30 फैक्ट्रीज बनी, जिसमें 13 बनाई थी पारसियों ने। तो पहला जो 1854 से 1880 था, जिसमें 30 कारखाने बने, और उसमें से 13 कारखाने बनाए थे पारसियों ने। और 1860 से 1860 से 1864 ये क्या था? अमेरिका का गृह युद्ध हो रहा था। इसको हम अभी और ठीक समझेंगे। अमेरिका का गृह युद्ध हो रहा था, सिविल वॉर इन अमेरिका। इट वॉज अ टाइम ऑफ द सिविल वॉर। यह अमेरिका के सिविल वॉर का समय था। 1862 1864 यह अमेरिका का सिविल वॉर का समय था। इससे हुआ क्या? रुई के बाजार में तेजी। अब हमारा है इंटरेस्टिंग पार्ट पे, रुई के बाजार में तेजी। कॉटन मार्केट ग्रोथ।
अब नाउ अंडरस्टैंड 1854 टू 1880 30 कारखाने बढ़े। 1860 टू 1864 अमेरिका सिविल वॉर, अमेरिका के सिविल वॉर के कारण अब ब्रिटेन को रुई नहीं मिल रही थी। कॉटन मार्केट ऑन ग्रोथ। गॉट इट? अब सवाल बनाइए, अब सवाल बनाइए कि पहले भारत में पहले चरण में उद्योगों के विकास का मुख्य कारण क्या था? क्या था? अमेरिका का विरुद्ध, या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, what was the reason of the growth of the cotton market in India? Reason? Civil War of America. Got it? Got it? Not got it? देखिए सवाल ऐसे ही बनते हैं। आई एम ट्राइंग टू रिसर्च ए लॉट, कैसे सवाल बनते हैं, आपके सवाल गलत ना हो। आपको सीधा सवाल नहीं मिलेगा तो इसी से मिलता हुआ मिलेगा। तो 1854 से 1880 के बीच का जो प्रथम चरण था उसमें 30 कारखाने बने, 30 फैक्ट्रीज बने। उसी समय 1860 से 64 में अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था और रुई के व्यापार में तेजी आ गई। इससे क्या हो गया? रुई के अनेक व्यापारियों के हाथ में पैसा आ गया। उससे फायदा क्या हुआ? जो कॉटन मर्चेंट्स थे, रुई के व्यापारी थे, उनके हाथ में पैसा आ गया। दे बिकम द रिच। जो कॉटन मर्चेंट थे वो अमीर होने लग गए, उनके हाथ में पैसा आ गया। और चीन का जो विदेशी व्यापार था वो भारतीय खुल गया। जो चीन का विदेशी व्यापार था, जो चीन का विदेशी व्यापार था, वह भारतीयों के लिए खुल गया। इट वॉज दैट द फॉरेन ट्रेड ऑफ द चाइना इज ओपन फॉर द इंडियन। वह चीन का जो विदेशी व्यापार था वह भारतीयों के लिए खुल गया। और रेल मार्ग क्या हो गया? दक्षिण तक बढ़ गया। रेल मार्ग हैज गॉन अप टू द साउथ। जो आपकी रेल लाइन थी वह साउथ तक चली गई। तो रेल मार्ग, द रेल रूट हैज गॉन अप टू द साउथ। रेल मार्ग साउथ तक चला गया। उससे क्या हो गया? कच्चे माल की आपूर्ति में सुविधा, कच्चे माल की आपूर्ति में सुविधा। देयर इज द लिबर्टी इन द सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल। देयर वॉज ए लिबर्टी टू सप्लाई द रॉ मटेरियल। कच्चे माल की आपूर्ति में सुविधा हो गई। अब जो 1860 के से 64 के वध में जो कच्चे माल के दाम में वृद्धि होने लगी, इससे कारखाना के मालिकों को सुविधा हो गई। अब जब कच्चे माल के दाम में वृद्धि हो गई तो कारखाना मालिकों को सुविधा हो गई। भाई जब आपका कच्चा माल, जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा? इस रॉ मटेरियल प्राइस के इंक्रीज होने से जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको असुविधा होगी। और 1864 की मंदी के बाद अनेक व्यापारी दिवालिया हो गए। जब हम रुई के मामले को जरा ठीक समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड ए बिट मोर अबाउट द रुई। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, यह आपके सारे समस्याओं का समाधान कर देगा। देखिए रेल का योगदान कैसे हुआ। अब हमारे उद्योग, हमारे शोषण, हमारे आयात, हमारे निर्यात, इसमें रेल की भूमिका क्या थी? इसमें अमेरिकी क्रांति की भूमिका क्या थी? अमेरिकी संग्राम की भूमिका क्या थी? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ। जब रेल आ गई तो रेल ने क्या किया? वह एक पुल बन गई। तो रेल ने क्या किया कि रेल, नाव, बैलगाड़ी, रेल, नाव, बैलगाड़ी, आदमी की पीठ, these four, the rail, boat, bullock cart
एंड मैन, ये चारों मिलकर क्या कर रहे थे? कच्चे मालों को छोटे प्रदेशों से लेके बाजारों में पहुंचा रहे थे। आदमी की पीठ से बैलगाड़ी पे आता था, बैलगाड़ी से नाव पे आता था, नाव से रेल पे आता था और फिर बड़े शहरों में जाता था। तो जो रेल का आविष्कार हुआ उसने कच्चे, अब एक सवाल कई बार आता है कि रेल का आविष्कार भारत में क्यों किया गया, रेल भारत में क्यों चलाई गई? कच्चे माल के जगह को बड़े शहरों को जोड़ने की इच्छा शक्ति को लेकर रेल का भारत में आरंभ होता है। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया? देश को एक खरीद बिक्री का बाजार बना दिया। तो देश के अंदर खरीद बिक्री आसान हो गई और इसी के फलस्वरूप जो खेती का आंचलिक विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन ऑफ द एरियाज, स्पेशलाइजेशन ऑफ एरियाज, तो जो जिन क्षेत्रों में जो चीज प्राप्त होती थी वहां पर उसका स्पेशलाइजेशन होने लगा और इसी से विशेष प्रकार की फसल उगने लग गई। विशेष प्रकार की फसल उगने लग गई। The special type of the crops, special types of the crops were being sown। तो जो यह रेल का आविष्कार हुआ, इस रेल के आविष्कार ने छोटे जगहों को बड़े शहरों से जोड़ दिया और उसके कारण जो विशेष तरह की प्रवृत्ति आ गई और स्पेशल क्रॉप्स आने लग गई। इससे क्या हो गया? वाणिज्य का रास्ता आसान हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया? किसान बाजार में केवल विक्रेता नहीं, खरीदार भी है। इसका आउटकम क्या हो गया? आउटकम, जो फार्मर है नॉट ओनली सेलर बट परचेजर ऑल्सो। फार्मर जो है वह सिर्फ सेलर नहीं है, वह परचेजर भी है, वह सामान को खरीदता ही है। दूसरी क्रांति होती है 1869 में। 1869 सुएज नहर। 1869 में जब सुएज नहर खुलती है उससे क्या होता है? जो पहले कृषि उत्पाद निर्यातित हो रहे थे और वह भी कम समय में, न वह केवल जो इससे क्या होता था कि 1869 के पहले जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट हो रहे थे वे और भी कम समय में पहुंचने लग गए। तो दो फर्क आया, टाइम एंड टैरिफ। जो माल भाड़ा था यह कम हो गया और जो समय था यह कम हो गया। तो जो आपका कृषि पदार्थ था, जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था, वह सुएज नहर के खुल जाने के पश्चात उसमें पहुंचाने में समय भी कम लग रहा था और टैरिफ भी कम नहीं। तो क्या हो रहा था? आपका सामान जो है कम समय में इन द लेस टाइम और कम लागत में बाजार में पहुंचने लगा। कम समय में और कम लागत में बाजार में पहुंचने लगा। आपका सामान कम समय में और कम लागत में बाजार में पहुंचने लगा। इससे क्या हो गया? एक तो भारत का माल सस्ती दर पर पहुंचने लगा और बाजार बढ़ा। यहीं से रुई का बाजार बढ़ा। रुई का बाजार यहीं से बढ़ा। रुई अगर नहीं होती तो शायद ब्रिटेन में उस तरह क्रांति न होती। यहीं से रुई का बाजार, कॉटन का मार्केट आपका बढ़ा। और अगर हम इसको कंपेयर करें
कि अगर जहाज भाड़ा जितना ही कम होने लगा, उससे क्या हुआ, नई नई कृषि फसलों का निर्यात होने लगा। अब इस माल भाड़े ने क्रांति कर दी, इस माल भाड़े ने क्रांति कर दी। माल भाड़ा जितना ही कम हुआ, नई नई फसल बाहर जाने लग गई। न्यू क्रॉप्स स्टार्टेड गोइंग आउटसाइड, फसल बाहर जाने लग गई। नई नई फसल बाहर जाने लग गई। जैसे जैसे माल भाड़ा कम हुआ, नई नई फसल बाहर जाने लग गई, नई फसल का निर्यात होने लगा। और आयात की तुलना में मूल्य कम होने पर, चूंकि इनका मूल्य कम होने पर इसके एक फायदा होने लगा। अब क्या है, इंग्लैंड की तरफ भारत का कृषि उपज का निर्यात जो बढ़ने लगा, उससे क्या है, ब्रिटिश सरकार पर्याप्त सक्रिय थी। ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि इंग्लैंड की तरफ किस तरह भारत के चीजों का, कृषि उपज का वहां पे एक्सपोर्ट हो। और रेल पथ का जब निर्माण किया गया, वह इस तरह किया गया कि अब हाउ रेल, देखिए सारे सवाल आपके फिल्म से आ सकते हैं। हाउ, सवाल फिल्म से क्या हुआ, हाउ रेल पाथ हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। रेल पाथ का भारत में कंस्ट्रक्शन किस तरह हुआ, या व्हाट वाज द मोटिव टू कंस्ट्रक्ट रेल पाथ इन इंडिया। या तीसरा सवाल क्या हो गया, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ मेकिंग रेल पाथ इन इंडिया। आप चाहे जिस तरह से देखें, आप सवाल और जवाब को समझ के ही टिक लगाएंगे। रेल पाथ बनाया गया, मोटिव क्या था, कैसे रेल पाथ बनाए गए और पॉलिसी क्या थी। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो भारत किस तरह से भारत में रेल के रास्ते किस तरह बनाए गए, जो रेल पथों का निर्माण हुआ उसका इस तरह किया गया कि जो कृषि समृद्ध अंचल थे उनको बंदरगाहों तक, जो शहर है उनसे होते हुए गुजरे। तो जब इन रेल पाथ का निर्माण किया गया तो जो कृषि समृद्ध अंचल थे, एग्रीकल्चर रिच एरियाज, बंदरगाह, पोर्ट, मार्केट सिटी, तीन चीजों का ध्यान रखा गया। When they were making a rail path, the three things they wanted to see, क्या, पहला देश के कृषि संबंध जो अंचल थे उसको ध्यान देते थे, बंदरगाह देते थे और शहर देते थे। तो क्या बोलते थे, ऐसा रेल पाथ बने जो एग्रीकल्चरल रिच एरिया से, बंदरगाह से होता हुआ शहर तक जाए। तो ऐसा रेल पाथ कैसा बनता था, एग्रीकल्चर, पोर्ट, सिटी, मतलब एग्रीकल्चर रिच एरिया से पोर्ट होता हुआ शहर की तरफ जाए। क्लियर होने हो रहा है कि वो ऐसा करते थे। और दूसरी बात, रेल भाड़े का निर्धारण, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो रेल भाड़े का निर्धारण, जो रेल भाड़े का निर्धारण था, वो रेल भाड़े का निर्धारण कैसा करते थे, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किस तरह करते थे, वह इस तरह करते थे, कच्चा माल सस्ते में शहर तक पहुंचे, कच्चा माल सस्ते में
शहर तक पहुंचे। द रॉ मटेरियल शुड रीच टू द सिटी इन द चीपेस्ट पॉसिबल मैनर। अब देखिए, इन दोनों को सवाल में डालिए, एक ऑप्शन ये बनाइए, एक ऑप्शन ये बनाइए। भारतीय रेल को बनाते समय या भारतीय रेल का विस्तार करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखते थे? एक, कृषि समृद्ध इलाकों, बंदरगाहों और शहरों के मध्य के सामंजस्य। दूसरा, रेल भाड़े का निर्धारण इस तरह करते थे कच्चा माल सस्ते में शहर तक पहुंचे। ओनली ए, ओनली बी, ए एंड बी। क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हो रहा है? तो हम क्या बोल सकते हैं? सबसे आसान भाषा में क्या बोलते हैं? सरकार की कर नीति कृषि उपज के निर्यात के पक्ष में। चलिए हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। कृषि नीति निर्यात के पक्ष में। द एग्रीकल्चरल पॉलिसी इज कंड्यूसिव टू द एक्सपोर्ट। इसको और करते हैं, जो उनकी सरकारी कर नीति, ये ज्यादा अच्छा है, सरकारी कर नीति कृषि उपज निर्यात के पक्ष में। गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी सपोर्टिव टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। गॉट इट? क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? हु हैज द प्रॉब्लम? अब भारत एक, अब हुआ क्या इसका कि भारत क्या हुआ, एक कृषि प्रधान देश के रूप में कच्चे माल का निर्यात कर रहा है और उद्योग में इंग्लैंड की सहायता कर रहा है। तो यह जो कर नीति बनी, कृषि उपज पर जो निर्यात शुल्क को कम किया गया और 1882 के बाद संपूर्ण आबाद वाणिज्य का रूपरेखा सामने आई। तो इस शताब्दी के अंतिम वर्षों में चावल के अलावा प्रायः सभी प्रधान कृषि उत्पाद बिना भाड़ा के निर्यातित होते थे, एक्सेप्ट चावल, एक्सेप्ट राइस। इसको याद रखिए, एक्सेप्ट राइस और एक्सपोर्टेड विदाउट ड्यूटी। तो 18वीं शताब्दी में 1882 के बाद से इस शताब्दी के लास्ट में चावल के अलावा सारा कृषि उत्पाद बिना भाड़ा के विदाउट टैरिफ, विदाउट भाड़ा तो क्या बोलेंगे, विदाउट लोडिंग टैरिफ। तो क्या हो गया, एक्सेप्ट राइस के अलावा जितने भी चीज एक्सपोर्ट किए गए कृषि के, उस पर भाड़ा नहीं लगाया गया, उस पर कोई भाड़ा नहीं लगाया गया। तो भारत का इससे क्या हो गया, भारत पूंजीवादी अर्थनीति जो थी उसके विश्वव्यापी पूरे मामले का एक टुकड़ा बनकर रह गया, उसका हिस्सा बनकर रह गया और उसका परिणाम किसान निमित्त होगा। अब हम देखते हैं कि जो अमेरिका की जो सिविल वॉर था, अमेरिका का सिविल वॉर, वह कैसे हमको प्रभावित कर रहा था। अमेरिका का सिविल वॉर कैसे हमको प्रभावित कर रहा था। हाउ द अमेरिकन सिविल वॉर वॉज गोइंग टू इम्पैक्ट अस। मजा आ रहा नहीं आ रहा है? एंजॉयिंग इट?
अब क्या हुआ, अब्राहम लिंकन का बड़ा रोल। अब्राहम लिंकन ने यह डिसीजन लिया कि जो काले अमेरिकी हैं, जो ब्लैक हैं, वो स्लेवरी फ्री होंगे। वो स्लेवरी फ्री होंगे, तो जो ब्लैक्स हैं वह स्लेवरी। अब्राहम लिंकन का ये डिसीजन हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि जो ब्लैक हैं, जो काले हैं, वह दासता से मुक्त होंगे। तो उन्होंने निश्चय किया काले अमेरिकियों को दासता से मुक्त करना होगा। और उसी समय जो निग्रो दास की नीयत के साथ, जो निग्रो दास की नीयत थी, उससे भारत के किसानों की दशा होगी। अब इस डिसीजन से, बाय दिस डिसीजन द फेट ऑफ इंडियंस यूनाइटेड। बाय दिस डिसीजन फेट ऑफ इंडियंस यूनाइटेड। जैसे अब्राहम लिंकन ने यह डिसीजन लिया कि जो अब काले निग्रो हैं उनको दासता से मुक्त किया जाएगा, उसी समय उनकी फेट से हमारे इंडियन की फेट जुड़ गई। अब जो मैनचेस्टर का कच्चा माल था, खासकर जो रुई था, वो जो संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका का जो साउथ पार्ट था, वहां का जो श्वेत मालिकों के अधीन निग्रो दास द्वारा आबाद की एक बगीचों शादी थी। तो जो साउथ अमेरिका से रुई आती थी, वह साउथ अमेरिका से रुई का आना बंद हो गया। और इस नीति से जो वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गया। अब चूंकि रुई की खेती में व्यवधान हो गया, सारे बंदरगाहों में समस्या आ गई, और इंग्लैंड में अमेरिका की रुई नहीं आ रही है। इंग्लैंड में अमेरिका की रुई नहीं मिल रही है। इंग्लैंड में अमेरिका की रुई नहीं मिल रही है, चूंकि वहां पर सिविल वॉर हो गया। आसान समझते हैं, वहां पर सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर के कारण इंग्लैंड को अमेरिका की रुई नहीं मिल रही है। अब फिर क्या किया गया, रुई भारत से मंगाओ। नई नीति आ गई, रुई भारत से मंगाओ। इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम इंडिया। द न्यू पॉलिसी स्टार्टेड, इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम इंडिया। इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम इंडिया। भारत से रुई को मंगाया जाना चाहिए, इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम इंडिया। अब इससे क्या हो गया, जो कच्ची रुई का आयात, अगर देखा जाए तो कच्ची रुई का आयात कम होने से इंग्लैंड में रुई की बाजार दर बढ़ गई। उससे क्या हो गया, भारत से रुई निर्यात के व्यापार में लाभ का अंश बढ़ गया। रुई निर्यात में, कॉटन के एक्सपोर्ट में प्रॉफिट बढ़ गया। समझ आ रहा है? बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं मैं, बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूं। इन केस प्रॉब्लम यू लेट मी नो। तो उससे क्या हो गया, उससे फर्क क्या आया, उससे फर्क यह आया कि जो रुई का निर्यात था उसमें लाभ का अंश बढ़ गया। अब लाभ का जब अंश बढ़ गया तो कई व्यापारियों ने रुई इकट्ठा करने के लिए दलाल नियुक्त कर दिए। व्यापारियों ने दलाल नियुक्त कर दिए। देयर वॉज ए मिडिल मैन कि आप रुई इकट्ठा करो। रुई इकट्ठा करने के लिए दलालों को नियुक्त कर दिया गया। यह क्यों किया गया, क्योंकि अमेरिका से रुई नहीं आ रही थी। पॉलिसी चेंज हुई कि कॉटन इंडिया से मंगाया जाए। वहां के इंडस्ट्री को कॉटन की आवश्यकता थी। जब भारत से रुई बहाली तो रुई के व्यापार में लाभ बढ़ गया। लाभ बढ़ जाने से बंबई और कराची के जो व्यापारी थे उन्होंने रुई को इकट्ठा करने के लिए कई दलालों को नियुक्त कर दिया। अब जब दाम तेजी से बढ़ने लग गए तो किसान सब फसल छोड़कर रुई पे मुड़ गए। दाम तेजी से बढ़ने लग गए, तब सारे किसान सारी फसल छोड़कर रुई में लग गए।
ये प्री का सवाल है। फॉर दिस क्वेश्चन आई ट्रेवल्ड इन लास्ट 10 मिनट्स। फॉर दिस क्वेश्चन आई ट्रेवल्ड इन लास्ट 10 मिनट्स। आई वॉन्ट टू रीच अप टू दिस पॉइंट। यह सवाल आएगा। लेट्स हैव ए क्वेश्चन फॉर प्री। 19वीं शताब्दी में किसान रुई क्यों बोने लगे? In 19th century, why the farmers were turned towards the cotton? A. British दबाव। B. अंतरराष्ट्रीय मांग। C. रुई के कृषि में फायदा बढ़ गया। डी. उन्नत बीज की खोज। 19वीं शताब्दी में किसान रुई क्यों बोने लगे? वाई इन द 19th सेंचुरी? वाई इन द 19th सेंचुरी? आप पढ़िए सवाल। रीड दिस क्वेश्चन। परफेक्ट प्रीलिम्स का सवाल है कि 19वीं शताब्दी में किसान रुई क्यों बोने लगे? वाई द फार्मर्स टेंड टुवर्ड्स द कॉटन इन द 19th सेंचुरी? ए. प्रेशर ऑफ द ब्रिटिशर्स। बी. इंटरनेशनल डिमांड। C. There was a profit in the farming of the cotton. D. The enriched seeds were invented. Give the answer. Give the answer. You have to answer only one because I have not given answer more than one. इसमें दो आंसर क्लोज। देखिए, सिविल सर्विसेज के सवालों का एक बड़ा पार्ट क्या होता है कि दो आंसर क्लोज होते हैं। इसमें भी दो आंसर क्लोज हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको एक आंसर चूज करना होगा। यू चूज वन आंसर बिकॉज आई हैव नॉट गिवन द टू आंसर। I have not given the true answer to you. Yes. देखो, बी और सी दो आंसर सही हैं, लेकिन क्या है सवाल? किसान। अब किसान को अंतरराष्ट्रीय मांग का क्या पता? रुई की कृषि पढ़ गए तो आंसर सी। अब 1864 में सिविल वॉर खत्म हो गया। 1864 में अमेरिका का सिविल वॉर फिनिश हो गया। 1864 में अमेरिका का सिविल वॉर फिनिश हो गया और अमेरिका की रुई फिर मिलने लग गई। अमेरिका की रुई फिर मिलने लग गई। अगेन द एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन फ्रॉम द अमेरिका टू द ब्रिटेन हैज बीन स्टार्टेड। और भारत के ऊपर दबाव बढ़ने लगा और रुई का दाम गिर गया। रुई का दाम गिर गया। व्यापारियों का दिवाला निकल गया।
अब फिर सवाल बनाइए, दोनों सवाल एक साथ बनाइए कि रुई का दाम बढ़ा और फिर रुई का दाम कैसे घटा। अब जो रुई की खेती से बहुत अधिक लाभ के जो लालच में साउथ में लोगों ने रुई को बोना शुरू किया था, वह वापस पुरानी अवस्था पे आ गए। अब जब रुई का बाजार इतना गर्म था, उस समय क्या होता था, देशी बनिए भी बड़ा फायदा उठाए और उससे क्या हुआ, प्राथमिक पूंजी का काम हुआ, एक फायदा हुआ, प्राथमिक पूंजी का काम हुआ, प्राइमरी कैपिटल। एक फायदा क्या हुआ इसका, इस अमेरिका के सिविल वॉर से जो रुई का निर्यात अमेरिका ब्रिटेन को नहीं हो रहा था, उससे जो व्यापारियों ने पैसा कमाया, बंबई के सूती व्यापारियों ने कॉटन मर्चेंट्स ने जो पैसा कमाया, उस पैसे को कमाने से क्या हुआ कि प्राइमरी कैपिटल का काम हुआ। और 1860 से 90 के बीच में बंबई प्रेसिडेंसी में रुई, बंगाल में पटसन और संयुक्त प्रांत में चीनी के लिए चीनी की खेती का विस्तार हुआ। तो इस तरह क्या हुआ, कैश क्रॉप का विस्तार होना शुरू हुआ और कृषि उत्पादों के बीच इन चीजों की बिक्री के लिए मूल रूप से उपजाया लगा। तो कैश क्रॉप का उस समय विस्तार होने लगा और जो एक अपनी टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन था, उस स्पेशलाइजेशन के कारण कैश क्रॉप बढ़ना शुरू हो गई और कैश क्रॉप का बहुत ज्यादा विस्तार होने लगा। अब देखिए रुई के साथ एक समस्या क्या थी, अब इसको हम देखते हैं, इस रुई के व्यापार से वाणिज्यीकरण कैसे हुआ। कॉमर्शलाइजेशन कैसे हुआ, तो जो एक वाणिज्यीकरण हुआ किस तरह हुआ, ग्रामीण की जो अर्थनीति से परिवर्तन कैसे हुआ। अगर हम देखें तो जब आदमी बाजरा या गेहूं बोता था, बाजरा या गेहूं और रुई, अगर बाजरा या गेहूं बोया गया और एक साल फसल हुई तो आप खा सकते हो। अगर रुई बोया और रुई का कोई फसल हुई तो रुई आप खा नहीं सकते हो। तो अगर आपकी फसल चक्र में किसी तरह का परिवर्तन आया, तो इस परिवर्तन से क्या होता है, बाजरा और गेहूं के बदले रुई की खेती करने से आप बाजार की अर्थनीति से जुड़ रहे हो। इट वॉज अटैचिंग यू विद द मार्केट पॉलिसी, जो बाजार की अर्थनीति है। यू आर अटैच विद द मार्केट पॉलिसी, बाजार की अर्थनीति से जुड़ गए आप। द मोमेंट यू आर इंटर्ड इन द ट्रेड ऑफ द रुई, द कॉटन, आप बाजार की अर्थनीति से आप जुड़ गए। और इसके से नुकसान क्या हुआ कि अब आप बाजार के लिए काम कर रहे हो। अगर आपके पास कोई समस्या आ गई तो आप पास गेहूं नहीं है, रुई है। अगर रुई मार्केट में बेच पाओगे तो ठीक है, नहीं बेच पाओगे तो आपके लिए समस्या होगी। अब जो अपनी देशी रुई बनती थी, अब देखिए रुई के साथ दिक्कत क्या थी, हमारी जो देशी रुई थी, जो हमारी लोकल रुई थी और जो मैनचेस्टर की मांग थी, इसमें मांगते थे लंबे रेशे वाली रुई, और हमारी इस रुई में लंबे रेशे नहीं होते थे। देयर वॉज अ डिफरेंस। जो अपनी देशी रुई थी और जो मैनचेस्टर की मांग की रुई, दोनों में फर्क था। मैनचेस्टर की जो मिलें थी वो मांगती थी कि ऐसी रुई लो जिसमें लंबे रेशे हो, और लंबे रेशे वाली रुई के लिए विदेशी बीज चाहिए, फॉरेन सीड चाहिए। यह आपका लोकल सीड से काम होता था। लेकिन जो मैनचेस्टर था वह यह रुई नहीं मांग रहा था, वह मांग रहा था यह रुई। अब इस रुई के लिए आपको विदेशी बीज चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने फॉरेन से सीड मंगाना शुरू किया। और लंबे रेशे वाली रुई के लिए चूंकि विदेशी बीज की जरूरत थी, इसलिए इस रुई की खेती में
ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसमें सिंचाई और पानी, सिंचाई और खाद, इसमें सिंचाई और खाद, एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर ज़्यादा चाहिए। जो मैनचेस्टर की रिक्वायरमेंट की रुई है, उस रुई के लिए इससे क्या हो गया, लागत बढ़ गई। द इन्वेस्टमेंट इन द क्रॉप हैज बीन इंक्रीज्ड। जब आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, किसान बनिया से उधार लेगा, किसान बनिया से उधार लेगा। देन फार्मर विल टेक ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स। किसान बनिया से लोन लेगा, उसके लिए बनिया महाजन तैयार रहता था। अब जो उन्नत बीज से प्राप्त करके जो खेती येती थी, इसमें क्या होता था, इस खेती को करने के लिए, इस खेती को करने के लिए किसान को पेशगी मिलता था, एडवांस मिलता था, किसान को एडवांस मिलता था टू डू दिस टाइप ऑफ द कॉटन मैन्युफैक्चरिंग। किसान को एडवांस मिलता था, किसान को पेशगी प्राप्त होती थी, और ऋण की रकम बड़ी होती थी तो क्या होता था, लिखा पढ़ी होती थी। जो ऋण की रकम थी तो क्या होती थी, लिखा पढ़ी होती थी। इन राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन होने लगा। इन राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन होने लगा, क्योंकि आपके अगर ज्यादा पैसा है। अब इस तरह की जो खेती के लिए जो ऋण दिया जाता था, और घर में फसल आने तक, अब आपने रुई ले लिया, अब जब तक फसल बनेगी नहीं तब तक के लिए आपका खाना कैसे होगा। जब पहले आप बोते थे, when you was sowing the राइस, बाजरा, तब आपके खाने की समस्या नहीं थी। अब आपने इस तरह का फसल ले लिया, अब इस तरह के फसल लेने से क्या हो गया कि आपका खाना कैसे होगा, उसके लिए भी आपको लोन चाहिए। यू नीड अ लोन फॉर योर ओन कंजम्पशन। हम चावल रोटी खाएं कैसे। अब किसान को अपना पेट भरने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। सी द हाउ द अपना पेट भरने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। द फार्मर इज टेकिंग लोन टू फिल हिज स्टमक। पहले ये स्थिति नहीं थी, तो अगर फार्मर को लोन लेना पड़ रहा है तो इससे अब इस तरह का जो ऋण होता था, इसमें क्या होता था, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता था, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता था। तो जो सूद होता था, जो इंटरेस्ट रेट है, इसका सूद बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब इस सूद के ज्यादा होने से क्या था, वह आदमी अब एक ऋण के दुष्चक्र में आ जाता था। दूसरी बात, अब इस जो यह लंबे रेशे की रुई है, ये बाजार में कैसे जाए। दूसरा इशू, बाजार में जाए कैसे। अब इस लंबे रेशे की रुई का लोकल कंजम्पशन नहीं है, देयर इज लो लोकल कंजम्पशन। यू कैन नॉट कंज्यूम इन द विलेज, इट हैज टू गो टू द मैनचेस्टर। अब ये मैनचेस्टर में जाएगा कैसे, कोई आदमी लेके जाएगा, बिचौलिए आ गए। क्योंकि पहले के जो रुई आप बनाते थे, उस रुई की लोकल खपत थी। इस लंबे रेशे की रुई की कोई लोकल खपत नहीं है, बिचौलियों के माध्यम से बात जाएगा। तो पहले जो रुई बनती थी, वह आसपास के जुलाहे खरीदते थे, पुरानी रुई को जुलाहे खरीदते थे, वीवर्स खरीदते थे। इस रुई को जुलाहे नहीं खरीद सकते, उनके काम की ही नहीं है, तो इसके लिए मार्केट में जाना होगा। इसका मतलब क्या होगा कि बाजार में इस उत्पाद को पहुंचाने के लिए एक बिचौलियों की जरूरत आ गई। और अगर हम यह देखें तो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, खासकर 1862-1864 में, जब रुई का दाम बहुत बढ़ गया तो बुनकर उद्योग की जो हालत है बहुत खराब हो गई, और कच्ची रुई के निर्यात के कारण
जुलाहों को कच्चे माल की कमी पड़ने लगी। अब क्या हो गया, जुलाहे को कच्चे माल नहीं मिल रहे थे। 1862-64 की बात है, जब वो कच्चे माल नहीं मिल रहे थे, जुलाहे को कच्चा माल ही नहीं मिल रहा था। जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जुलाहे को कच्चा माल नहीं मिल रहा था और जो थोड़ा मिलता था उसका दाम बहुत ज्यादा हुआ करता था। इससे क्या हुआ, करघा बंद हो गया, करघा बंद हो गया, मैनचेस्टर का माल गांव में भी भर गया, मैनचेस्टर का माल गांव में भी भर गया। क्लियर हुआ? टू रीच ऑन दिस टॉपिक आई अगेन ट्रेवल्ड द 15 मिनट्स। टू रीच ऑन दिस पॉइंट आई अगेन ट्रेवल्ड अराउंड 15 मिनट्स। क्लियर हो नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ बताओ? किसको क्लियर नहीं हुआ? हो गया क्लियर? अब हम इसका एक दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। सी वन मोर एस्पेक्ट। वो एस्पेक्ट क्या है कि जो विदेश में बाजार बढ़ेगा। अब मैनचेस्टर में रुई का दाम क्या है? मैनचेस्टर में रुई का दाम क्या है? रेट ऑफ द कॉटन इन मैनचेस्टर, farmers do not know. Farmers do not know what is the rate of the cotton रुई in the Manchester। रुई में मैनचेस्टर का दाम क्या, उसको कुछ पता नहीं है। अब जो रुई में जब मैनचेस्टर का दाम पता ही नहीं है उसको, तो वह अपने माल का उचित कीमत नहीं पाता। गांव, कस्बा, शहर, नागपुर, बंबई, मैनचेस्टर, यह बीच में इतने ज़्यादा बीच में लेयर्स बने हुए हैं। अब इतने लेयर्स में किसान को पता ही नहीं है कि यहां जो अंतिम रूप से रुई बेची उसका दाम क्या है। उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वहां पर दाम क्या है। और रुई को यहां तक कि शहर में भी लाना, जिसके पास बैलगाड़ी है, साधन संपन्न है, वह भी यहां तक ही ला पा रहा है, और अधिकांश लोग तो वहां तक भी नहीं ला पा रहे हैं। तो जो बाजार को नियंत्रित करने वाली मशीनरी है वह इस तरह हो गई कि किसान को अपने कच्चे माल का उचित कीमत नहीं मिल रहा है। किसान को अपने कच्चे माल का उचित कीमत नहीं मिल रहा है। और अगर हम देखें तो रुई के बाजार में तेजी के समय माल गुजारी बंदोबस्त के दौरान ऊंची दर लगाई गई, तो जो माल गुजारी है वो भी ऊंची कर दी गई। जब रुई का दाम तेज चल रहा है तो मालगुजारी भी तेज कर दी गई। जो रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू है, उसको भी तेज कर दिया गया। तो लाभ किसको मिला? लाभ किसको मिला? बनिया को मिला, मिडिल मैन को मिला। जो लाभ है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसको मिला? किसान को मिला? नहीं, किसान को नहीं मिला। तो रुई के बिजनेस का किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है। तो जो भी फायदा हुआ, वह फायदा किसको हुआ? वह फायदा बनिया को हुआ और मिडिल मैन को हुआ। अगली समस्या, अब इस रुई की धुनाई कैसे हो? इस रुई की धुनाई कैसे हो?
हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द कॉटन फ्रॉम द रुई, हम रुई की जो रुई का रेशा कैसे हम बनाएं। अब पहले क्या होता था, पहले जो औरतें थीं, जो घर की औरतें थीं, वह धुनाई कर देती थीं। इफ यू सी अर्लियर टाइम, तो रुई की जो 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 धुनाई है, जो रुई बनाने की प्रक्रिया है, वह घर की औरतें कर देती थीं। और रुई के साथ, लेकिन जो लंबे रेशे वाली रुई थी, इसको साफ करना संभव नहीं था। लंबे रेशे की रुई नॉट पॉसिबल। तो क्या हो गया, औरतें बेरोजगार हो गईं। औरतें बेरोजगार हो गईं, उनको जो एक रोजगार मिलता था वह रोजगार चली गई। अब क्या हो गया, इस लंबे रेशे की रुई की धुनाई कारखाने में होगी, यह कारखाने में होगी, यह घर पे नहीं हो सकती है। तो अगर इसको कारखाने में करेंगे तो क्या होगा, बैलगाड़ी पर लादो, हैव ऑन द ब्रोक कार्ड, बैलगाड़ी पर लादो, और उसको बैलगाड़ी पर लाद के आप कारखाने पर लेके जाओ। कृषि के निवेश में पूंजी का प्रवेश हो गया, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। दीज ऑल नीड्स कैपिटल, कारखाना चाहिए, बैलगाड़ी चाहिए। ये क्या है, जो काम बगैर कैपिटल को हो रहा था वह कैपिटल हो गया। अगर आप यह नहीं कर सकते तो बगैर धुनाई के रुई बेच दीजिए, बगैर धुनाई किए रुई बेच दीजिए। यू सेल द रुई, बेच दीजिए, सेल इट औने पौने दाम पर, औने पौने दाम पर, इन एनी रेट इन विच द मिडिल मैन वॉज आस्किंग, यू सेल इट। इससे क्या हो गया, गरीब और संपन्न किसान में, गरीब संपन्न किसान में विषमता आ गई। गरीब संपन्न किसान में विषमता आ गई, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। Commercialization of agriculture. Again for this point I traveled it. तो क्या होता था, ये जो मध्यवर्ती थे, मिडिलमैन थे, ये रुई के बाजार पर नियंत्रण रखते थे, और वो लोग किसान को पेट भरने के लिए, किसान की भूख के लिए, उसके लिए जो बाजरा गेहूं उधार देते थे, और यही लोग मैनचेस्टर में बने कपड़े गांव में बेचते थे, और देशी करघे समाप्त हो गए। देशी करघे कैसे समाप्त हुए, कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वाणिज्यीकरण से हो गए। यही जो मिडिल मैन थे, यही मिडिल मैन किसानों को बाजरा आटा चावल देते थे, यही मिडिल मैन उनकी रुई लेते थे, और यही मिडिल मैन मैनचेस्टर के कपड़ों को ले आकर गांव में बेचते थे, और बाजार के दाम पर भी उनका ही नियंत्रण था। अगर किसान के पास पैसे नहीं होते थे तो सरकारी मालगुजारी भी यही देते थे, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो भी यही देते थे। तो सरकारी मालगुजारी, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है, वह भी यही देते थे। इस वर्ग को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। अब सवाल आ गया, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्तंभ, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्तंभ 19वीं शताब्दी में कौन था? ए, कृषक, किसान, फार्मर। बी, ब्रिटिश राज। सी,
मिडिलमैन, डी इंडस्ट्रियलिस्ट। गॉट इट? क्लियर नहीं हुआ? तो अगर हम इससे समझने की कोशिश करें तो जो औपनिवेशिक कृषि उत्पादनों के वाणिज्य की प्रक्रिया थी, इसमें किसान समस्या में आते गए। अब जो रुई का व्यापार था, इसमें किसान के उत्पादन, जो रुई के व्यापार में किसान के उत्पादन का खरीदार कौन था? ग्रामीण बनिया थे, महाजन थे, या घुमंतू दलाल थे। अब इनके ऊपर कौन होता था? अड़हतिया। किसान, बनिया, अड़हतिया। किसान, बनिया, अड़हतिया। अड़हतिया क्या होता है? जो आदमी एक जो है इकट्ठा करके सब लेता है। तो किसान था, अड़हतिया थी, और कारखाने का मालिक, रुई साफ करने के कारखाने का मालिक, रुई साफ करने के कारखाने का मालिक। रुई साफ करने का जो कारखाने का जो मालिक था वो हुआ करता था, और उसके ऊपर क्या होता था? निर्यात कंपनी। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जहां पर परिवहन के साधन और रास्ते अच्छे थे, वहां साधारण किसान की स्थिति अच्छी थी, और वहां पर मिडिलमैन कम हुआ करते थे, और जहां पर कम थे वहां पर समस्याएं ज्यादा थी। अब महाजन और दलाल जो मिडिलमैन हुआ करते थे, उनके हाथ से बाहर निकलने का एक उपाय था कि सहकारी संस्थाएं हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो। एक रास्ता था, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अभाव था। इस कारण से समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। अब आप दोनों सवाल का आंसर करिएगा। कम ऑन बोथ द क्वेश्चंस, कम ऑन बोथ द क्वेश्चंस। आई हैव एक्सप्लेन्ड सफिशिएंटली फॉर दोज टू क्वेश्चंस। अब उन दो क्वेश्चनों के सहारे मैंने 30-40 सवाल बनाए, उन सारे सवालों को इसमें डाल दिया। चलिए सॉल्व करिए सवाल। जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन दीज टू। आप दोनों क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए, आंसर करिए, जल्दी करिए आंसर, फास्ट आंसर करिए। पहला सवाल क्या था? नेट रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ये था ना पहला सवाल। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? नेट रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल। नेट रिजल्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल। अब आप लेक्चर को ध्यान दीजिए, आप आंसर कर ले जाओगे। नेट रिजल्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जो भारत से ब्रिटेन को कच्चा माल निर्यात हो रहा था, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापार की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा? यही हो ना? ए, इंडिया क्या हो गया? वह एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर से एग्रीकल्चरल क्या बन गया? ये क्या हो गया? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर से एग्रीकल्चरल बन गया। ठीक है। भारत एक औद्योगिक उत्पाद के देश से, भारत एक औद्योगिक उत्पाद के देश से एक कृषि प्रधान देश बन गया। दूसरा, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। दूसरा, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ।
संपदा का दोहन हुआ। दूसरा क्या हुआ? ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, संपदा का दोहन हुआ। तीसरा, इंग्लैंड वॉज एनेबल टू फाइनेंस इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फाइनेंस हुआ। इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंग्लैंड का जो औद्योगिक क्रांति है वह फाइनेंस हुआ। ठीक है, समझ आ रहा है सवाल? इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फाइनेंस हुआ। चौथा, इंडिया का बैकवर्डनेस हुआ, भारत का पिछड़ापन हुआ। इंडिया का बैकवर्डनेस हुआ। भारत का पिछड़ापन हुआ। तो जो नेट रिजल्ट हुआ, जो एक्सपोर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स था, जो इंग्लैंड को, जो हमने भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल का निर्यात हुआ, उस निर्यात की नीति के परिणाम स्वरूप भारत के व्यापार की संरचना पर क्या फर्क पड़ा? आंसर करिए। मैंने अपने लेक्चर में इसका आंसर किया हुआ है, करिए। देखिए, आप सवाल को, मैं एक बार कहता हूं, अगर सवाल आप नहीं समझेंगे उत्तर गलत हो जाएगा। आप पहले सवाल को ठीक से समझिए। मैं सवाल रिपीट करता हूं, सवाल मैं फिर से रिपीट करता हूं। व्हाट वाज द नेट रिजल्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज ट्रेड? हिंदी में क्या बोलेंगे? भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल का जो निर्यात का नीति था, उसके परिणाम स्वरूप भारत के व्यापार की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा? बोलिए। इतने लंबे एक्सप्लेनेशन के बाद आंसर हो जाना चाहिए। बोलिए। You have to choose only one answer. Have I said there is two answer? Unless until I said more than one answer, don't choose more than one answer. बोलिए। Yes, answer is A. देखो, आप समझो। अब नाउ लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। जो ए है वह व्यापार की संरचना में परिवर्तन बता रहा है, और बी सी डी क्या है? उसके दुष्परिणाम बता रहा है। अगेन लिसन केयरफुली। इस सवाल में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो ऑप्शन ए है वह संरचना में परिवर्तन बता रहा है, बी सी और डी वह दुष्परिणाम बता रहा है। इसलिए आपको चारों सही लग रहे होंगे, लेकिन आंसर एक ही सही हो रहा है, ए। तो ए बी सी डी में यह फर्क आ रहा है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल और अच्छा है। देखिए, दोनों सवाल एक ही तरह के हैं, थोड़ा सा फर्क है। अब अगला सवाल क्या बोलता है? जो अगला सवाल है वह क्या बोलता है कि हमने 4 चीज आपको बताई कि 4 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया, तो हमें 4 मेजर बताए। ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया वाज स्पेसिफिकली अंडरटेकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग मर्चेंट्स मोनोपोली ऑफ फाइन फैब्रिक्स। मैनचेस्टर्स monopoly to have fine fabric, to have fine fabric। जो मैनचेस्टर की मोनोपोली है फाइन फैब्रिक को लेके, कि कैसे मैनचेस्टर की मोनोपोली फाइन फैब्रिक पे बनी है। पहला क्या है? 1860 में सभी वस्तुओं पर 10% की समान दर से आयात शुल्क। पहला क्या है?
1860 10% रेट इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, 1860 में क्या हुआ, हिंदी में भी आपको मैं बता देता हूं, हिंदी की जरूरत तो बताते हैं। इन 1860 इंट्रोडक्शन इन 1860 a uniform rate of 10% of import duty on all goods, ठीक, क्लियर हुआ ये? चलिए, दूसरा ऑप्शन क्या था? What was the next option? Reduction of the duty of twist and yarn to 5% in 1861-62. Reduction of duty 5% 1861-62 on twist and yarn। ठीक है, समझ आया? एक में क्या है, 10% ड्यूटी लगाई गई, दूसरे में क्या की गई, 5% ड्यूटी को कम किया गया 1861-62 में। नेक्स्ट 1875 में एशिया महाद्वीप या श्रीलंका में न पैदा की गई कपास पर 5% का आयात शुल्क लगाया गया। अगला क्या बोला है, लेवी ऑफ 5% इंपोर्ट ड्यूटी, लेवी ऑफ 5% ऑफ, सॉरी 5% यहां नहीं है, ये नहीं है, रिडक्शन ऑफ, मैं ख्याल से उल्टा में लिख दिया, रिडक्शन ऑफ द ड्यूटी और तीसरा लेवी ऑफ 5%, लेवी ऑफ 5%, लेवी ऑफ 5%, लेवी ऑफ 5% import duty on raw cotton not produced in Asia and Japan। डी क्या, बहुत टफ सवाल है ये। और डी क्या है, डी बोलता है कि फाइनल एबॉलिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज इन 1882, फाइनल एबॉलिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इन 1881-82। चलिए पहले सवाल समझिए, सवाल क्या बोल रहा है कि जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर के जो अच्छे क्वालिटी के वस्त्रों के एकाधिकारवादी हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से विशेष उपाय किए। Which of the following measures of the British government of India was specifically undertaken in the interest of maintaining the Manchester's monopoly of fine fabrics in the Indian market। सवाल क्या है कि जो मैनचेस्टर के कपड़ों को भारतीय बाजार में एकाधिकार कैसे हुआ। इट इज फॉर द मोनोपोली ऑफ मैनचेस्टर प्रोडक्ट फैब्रिक इन इंडिया। अब ये क्या हो रहा है, मैनचेस्टर के कपड़े भारत के बाजार में कैसे छाए। अब उसमें देखिए पहला क्या है, 1860 में सभी वस्तुओं पर 10% की समान दर से आयात शुल्क लगाना, सब पर आयात शुल्क लगा दिया गया 10% का। दूसरा क्या हो गया, 1861-62 में रेशमी और सूती धागे पर शुल्क को कम करके 5% कर दिया गया। तीसरा क्या है, 1875 में एशिया और श्रीलंका में न पैदा की गई कपास पर 5% आयात शुल्क लगाना। और अंतिम क्या है, 1882 में अंततः आयात शुल्क को समाप्त करना। देखिए फैक्ट सब सही हैं, लेकिन कौन सा उसका आंसर होगा ये बताइए आप लोग, जस्ट टेल मी। बोलिए।
एक समाचार क्या आया कि लंबे रेशे वाली कपास बाजार मार्केट में आ रही है। एक समाचार आया कि लंबे रेशे वाली जो कपास है वह मार्केट में आ रही है। तो जब यह समाचार आया कि जो इजिप्टियन कॉटन है, जो लंबे रेशे वाली लॉन्ग स्टेपल्ड, लंबे रेशे क्या है? लॉन्ग स्टेपल्ड। जो लॉन्ग स्टेपल्ड कॉटन है, जो लंबे रेशे वाली जो कहते हैं कपास है, जो इजिप्टियन कॉटन थी, वह मार्केट में आ रही है। अगर लॉन्ग स्टेपल्ड इजिप्टियन कॉटन मार्केट में आ रही है, कहां आ रही है? वो बॉम्बे में इंपोर्ट हो रही थी। तो जब एक रिपोर्ट आई कि बॉम्बे में इंपोर्ट हो रही है, उस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने क्या बोला कि एशिया और श्रीलंका दो जगह से जो कपास नहीं होगी उस पर यह ड्यूटी लगाई जाएगी। इट इज राइट। गॉट इट? समझ आ नहीं आया? समझ आ नहीं आया? सवाल फिर से समझिए, सवाल को फिर से समझिए। समझ आ गया? एनीवन हैज अ कंफ्यूजन? आ गया, वेरी गुड। जया शुक्ला को आ गया, वेरी गुड। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। इट वॉज अ लॉन्ग सेशन, ऑलमोस्ट 2 आवर्स सेशन। ब्लिंक क्या है? देखिए, मैं एक चीज को बार बार रिपीट करता हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा कि अनलेस अंटिल यू रीच अप टू दिस लेवल, यह एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इस एग्जाम को क्लियर करने का एक ही रास्ता है, यू रीच अप टू दिस लेवल। अगर इस लेवल तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अब इस लेवल तक कैसे पहुंचा जाए? देखिए, मैं भी पढ़ता ही तो हूं। जो भी मैं विश्लेषण करता हूं वह पढ़ के ही तो करता हूं ना। आप भी पढ़ने की कोशिश करिए, सोचने की कोशिश करिए। आज का लेक्चर